Why I Killed Mahatma by Dr. कोएनराड एल्स्ट। भारत का इतिहास पुराने वक्त से ही पॉलिटिक्स के साथ एक पैरेलल लाइन में चलने के लिए काफी फेमस रहा है और पॉलिटिक्स और इतिहास दोनों ही समय के साथ थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं। भारत के इतिहास में भी कुछ ऐसा ही देखा गया है, खासकर आजादी के बाद। भारत में आजादी के बाद के इतिहास को एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखा गया है और काफी सालों तक इसे चैलेंज करने वालों के व्यूज को बड़ी आसानी से खारिज किया जाता रहा है। ऐसा ही एक इवेंट आजादी के तुरंत बाद हुआ था, जिसे उस वक्त हिंदू एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत के रूप में लिखा गया था। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की हत्या के बारे में, जिसे हिंदू नेशनलिस्ट नाथूराम गोडसे ने अंजाम दिया था। इस कुकू एफएम बाइट्स में हम इसी डिबेट को फिर से समझने के लिए लाए हैं हिस्टोरियन डॉक्टर कोएनराड एल्स्ट की फेमस किताब व्हाई आई किल्ड महात्मा, जिसमें डॉक्टर एल्स्ट ने इस डिबेट के बहुत से पहलुओं को परखा है और गोडसे के उस बयान को एनालाइज किया है जो उसने अपनी कोर्ट की कार्रवाई के वक्त दिया था। आइए इस हिस्टोरिकल जर्नी को शुरू करते हैं। आप सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिरकार ये गोडसे था कौन? महात्मा गांधी के हत्यारे के अलावा क्या इसकी कोई और पहचान थी? इसका जवाब आसान है। किसी भी ऐतिहासिक पल के पीछे अनगिनत सालों का इंतजार छुपा होता है। अब भले ही गांधी की हत्या को इतिहास के पन्नों में एक अनहोनी की तरह माने, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसके पीछे के रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए इस एपिसोड में हम उस पल से हटकर उस हत्यारे के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो अभी तक हमसे छुपा हुआ है। नाथूराम गोडसे एक बैचलर था और उसने अपनी लाइफ में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके लिए उसका पॉलिटिकल वर्क ही सब कुछ था। वो महाराष्ट्र के पुणे शहर का रहने वाला था, जो कि पहले पेशवा एम्पायर की राजधानी के रूप में फेमस था। गोडसे विनायक दामोदर सावरकर को बहुत मानता था, जो कि हिंदू महासभा के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके थे, लेकिन अभी भी उस ग्रुप के आइडियोलॉजिकल लीडर थे। आपको पता होना चाहिए कि सावरकर और गोडसे दोनों ही महाराष्ट्र की चित्पावन ब्राह्मण समाज के मेंबर थे। शुरुआत में समाज को काफी दबाकर रखा जाता था, लेकिन जब शिवाजी ने भारत में अपना परचम फहराया तो इन लोगों को कुछ मान्यता मिली। 19th सेंचुरी के एंड तक इस समाज से काफी सारे लीडर्स उभर कर आए, जैसे कि वी.के. चिपलूनकर, जी.के. गोखले और बी.जी. तिलक। इन सभी ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक रेजिस्टेंस शुरू कर दी और एक समय आने तक इन्हें भारत में ब्रिटिश हुकूमत के लिए सबसे खतरनाक कास्ट के रूप में देखा जाने लगा। गांधी की हत्या के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जिसकी हेडलाइन थी, गांधी को एक हिंदू ने मारा है। इस हेडलाइन से ब्राह्मण भारत के समाज में सबसे बड़े अपराधी के रूप में पेंट हो गए और बहुत से लोगों ने ब्राह्मणों को सबक सिखाना अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया। सतारा, बेलगाम और कोल्हापुर में ऐसे कई सारे किस्से हैं जहां ब्राह्मणों को मारा गया था और उनके साथ वायलेंस का बर्ताव किया गया था, जो गांधी की अहिंसा की पॉलिसी के खिलाफ था। गोडसे का आरएसएस और सावरकर से खास रिश्ता था। भले ही आरएसएस ने इस बात को झुठला दिया हो, लेकिन सच तो कुछ और ही कहता है। गोडसे ने अपने बयान में सावरकर की आइडियोलॉजी से इंस्पायर होने की बात सामने रखी थी। गोडसे कहते हैं कि सावरकर की लीडरशिप में भारत में हिंदू मूवमेंट ने काफी जोर पकड़ा था और उनकी वजह से ही उनके फॉलोअर्स में वो जोश आया जिसकी जरूरत उन्हें काफी वक्त से थी। लेकिन जब उनकी सेहत में गिरावट आई तो महासभा की लीडरशिप श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ली और उनके अंडर हिंदू महासभा केवल कांग्रेस की दास बनकर रह गई थी। जैसे जैसे पार्टीशन करीब आया, गोडसे का आरएसएस और हिंदू महासभा से भरोसा उठने लगा था। धीरे धीरे हिंदू महासभा को कांग्रेस ने पॉलिटिकल माइलेज देना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उनका रवैया भी काफी सॉफ्ट हो गया था। ये गोडसे को स्वीकार नहीं था। गोडसे और गांधी को आपस में जोड़ने वाली कड़ियां काफी कम हैं। सालों तक लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिरकार गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इस सवाल से जुड़ी बातें गोडसे ने अपने कोर्ट ट्रायल के वक्त एक बयान में सामने रखी थी, जो कि 8 नवंबर 1948 को रिकॉर्ड किया गया था।
देखने वाली बात है कि जब इस स्टेटमेंट को कोर्ट में पढ़ा गया था तो इसके पब्लिकेशन पर रोक लगा दी गई थी और ऐसा 1960 के दशक तक चलता रहा। लेकिन जब 60 के दशक में गोडसे के साथियों को जेल से रिहा किया जाने लगा तो अलग अलग भाषाओं में इस बयान को छापा जाने लगा। 1977 में गोडसे के भाई गोपाल ने इंग्लिश में इस बयान को छापा जिसका टाइटल था मे इट प्लीज योर ऑनर। हालांकि इसी पब्लिकेशन को एक नए सिरे से 1993 में सामने लाया गया जिसका टाइटल काफी हिलाने वाला था, Why I Assassinated महात्मा गांधी। जिस किताब की हम चर्चा कर रहे हैं उसके आने से पहले कभी भी गोडसे की स्पीच का जिक्र पब्लिक में ठीक तरह से नहीं किया गया था। यहाँ तक कि हिंदू महासभा और आरएसएस ने खुद भी इस स्पीच को नहीं छापा। उनके पास बस उस दिन की छाप है जब गोडसे ने असल में कोर्ट रूम में अपना पक्ष पेश किया था। लेकिन गोडसे ने आखिरकार अपनी स्पीच में क्या कहा था जिसके चलते जस्टिस गोपाल दास खोसला अपनी किताब मर्डर ऑफ द महात्मा में जिक्र करते हुए कहते हैं कि गोडसे के बयान के बाद कोर्ट में शांति सी छा गई थी और लोगों की आंखों में आंसू थे। गोडसे की स्टेटमेंट का पहला पार्ट उस ट्रायल में उसकी पोजीशन को एस्टैब्लिश करता है। उन्होंने इस हत्याकांड में एकमात्र दोषी खुद को बताया था और इस बात से इनकार किया था कि यह किसी तरह की साजिश थी। इसके बाद वो बताते हैं कि इस हत्याकांड के प्लान के बारे में उनके अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था और हत्या का वेपन भी उन्होंने खुद ही दिल्ली से खरीदा था। लेकिन ये पार्ट झूठ साबित हो गया था क्योंकि गोडसे और इस केस के बाकी दोषियों को साथ में कई बार कई जगहों पर देखा गया था। इस स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट गांधी और उनकी पॉलिटिक्स के बारे में था। गोडसे का कहना था कि उन्होंने गांधी की पॉलिसीज की वजह से उन्हें खत्म करने का फैसला लिया था। लेकिन वो कौन सी पॉलिसीज की बात कर रहे थे? गोडसे के हिसाब से गांधी की पॉलिसीज एक तरफा थी। जैसा कि इस किताब के ऑथर भी कहते हैं, गांधी और गोडसे की जंग कम्युनलिज्म या सेक्युलरिज्म तक सीमित नहीं थी। जहां गोडसे दोनों धर्मों के रिप्रेजेंटेशन में बराबरी चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ गांधी पॉलिटिक्स और धर्म को अलग अलग रखना चाहते थे। लेकिन देखने वाली बात है कि कांग्रेस और गांधी की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के सामने धर्म ने ही सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी की और उनके बहुत से फैसले इसके चलते ही लिए गए थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत का पार्टीशन। गोडसे कहते हैं कि भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच का फर्क तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। जो पहले ब्रिटिशर्स ने 1906 में मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट के रूप में पेश किया, जिसको आगे चलकर गांधी का भी सपोर्ट मिला। गोडसे का मानना था कि गांधी ने हमेशा ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहाने मुसलमानों को ज्यादा फायदा देने का काम किया था, क्योंकि गांधी का कद कांग्रेस पार्टी में इतना ऊंचा था कि उन्हें मना करने वाला कोई नहीं था। गांधी का इन्फ्लुएंस कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे बढ़ा और फिर सबसे सर्वोपरि हो गया। गोडसे का मानना था कि गांधी एक तरफ तो खुद को अहिंसा का प्रतीक मानते थे, लेकिन उनकी वजह से ही भारत के सैनिकों को पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और वो भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए जिन्होंने देश को बर्बाद किया था। वो कहते हैं कि 1919 तक गांधी को पता लग गया था कि मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें उनके फायदे की पॉलिसीज को सपोर्ट करना जरूरी था। इसीलिए ही गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और 1921 के मोपलाह मासेकर में चुप्पी साधी, जब मुसलमानों ने हिंदुओं की बड़े पैमाने पर हत्या करी। गोडसे कहते हैं कि नेशनल यूनिटी के लिए केवल हिंदू ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे और ऐसा मुसलमानों के खेमे से देखने को नहीं मिल रहा था। 1915 से 1947 के बीच गांधी ने अपनी जिद के चलते बहुत से गलत फैसले लिए, जिसका खामियाजा केवल हिंदुओं को भुगतना पड़ा। गोडसे का कहना था कि 1946 के बाद कांग्रेस और गांधी ने जिन्ना के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे। अपने नेशनलिज्म और सोशलिज्म के बाद भी कांग्रेस ने भारत के 1/3 हिस्से को भारत के लोगों से अलग कर दिया, और इस केस में भी हिंदुओं को बड़े स्केल पर पाकिस्तान से बाहर निकाला गया और उनकी कम्युनल लाइंस पर हत्या करी गई। गांधी ने पाकिस्तान सरकार की इस बेरहमी पर एक शब्द नहीं बोला। गोडसे कहते हैं कि एक ऐसे लीडर के हाथ में भारत की किस्मत को छोड़ना केवल बर्बादी को दावत देना था। गांधी के बाद भारत की पॉलिटिक्स को एक नई उम्मीद मिल सकती है और वो अपने फैसलों में ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जिससे इस देश के लोगों का भला हो। वो लास्ट में कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मैं दया की उम्मीद नहीं रखता।
मैंने गांधी जी पर सबके सामने गोली चलाई थी और उसके बाद भागने की भी कोशिश नहीं करी। मैं अपने विचारों को एक ओपन कोर्ट में पेश करना चाहता था और मुझे यकीन है कि इतिहास के साथ ईमानदारी से खड़े रहने वाले लोग मेरी कहानी पूरी दुनिया को सही ढंग से बताएंगे। इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देती हैं। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 में अपनी आजादी की लड़ाई में जीत हासिल करी तो सबने सोचा था कि एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन के लगभग 6 महीने के बाद ही एक और ऐसी घटना हुई जिससे सच में भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। बात है 30 जनवरी 1948 की। शाम के 5 बज रहे थे और रोजाना की तरह महात्मा गांधी उस दिन भी दिल्ली के बिरला हाउस की तरफ अपनी शाम की प्रेयर के लिए जा रहे थे। उसी वक्त गांधी के सीने पर 3 रिवॉल्वर शॉट्स फायर किए गए और उन्होंने जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी सांस ली। इस हत्या को अंजाम देने वाले इंसान का नाम नाथूराम गोडसे था, जो मराठी भाषा में छपने वाले अखबार हिंदू राष्ट्र के एडिटर थे। एक ही पल में सब कुछ बदल सा गया। शुरुआत में ही इस हत्या की वजह गोडसे ने इन शब्दों में बयान करी। ये उनकी सजा थी उस अन्याय के लिए जो उन्होंने इस देश के हिंदुओं के खिलाफ किया था। गोडसे इस स्पीच में गांधी की प्रो मुस्लिम पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे थे और उनका मानना था कि गांधी आजादी के बाद भारत के पार्टीशन के लिए भी जिम्मेदार थे। उनका यह भी मानना था कि गांधी की जिद की वजह से ही भारत को ब्रिटिश इंडिया ट्रेजरी में से पाकिस्तान को 550 मिलियन रुपए भी देने पड़े थे, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत की जमीन पर पाकिस्तान से हमलावर कश्मीर में तबाही मचा रहे थे। उस वक्त बहुत से लोग गांधी के इन फैसलों से नाखुश थे और गोडसे भी उनमें से एक ही थे। देखने वाली बात है कि इस हत्या को अंजाम देने के बाद गोडसे ने बचने की कोई भी कोशिश नहीं करी और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। आने वाले कुछ दिनों में पुलिस ने गोडसे के कई साथियों को गिरफ्तार किया, जिसमें नारायण आप्टे, नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और सदाशिव परचुरे शामिल थे। इन सभी ने किसी न किसी तरह से इस हत्याकांड में अपना रोल निभाया था। महात्मा गांधी की हत्या की कार्रवाई रेड फोर्ट में हुई थी, जिसमें नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई थी। गोडसे ने इस फैसले के खिलाफ अपील करी थी, लेकिन उनका मकसद अपनी सजा को कम करवाना नहीं था, बल्कि उनका कहना था कि गांधी हत्याकांड में किसी तरह की साजिश नहीं थी। उनका यह तक कहना था कि उन्हें गांधी की अहिंसा की सोच की जरूरत नहीं है। जब उन्हें फांसी दी जाएगी तो उनके साथ गांधी की सोच का भी अंत होगा। गोडसे और आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला के सेंट्रल गाओल में फांसी दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद भारत में राजनीतिक तौर से बहुत सी अहम चीजें देखी गई। सबसे पहले कि भारत में चालू कम्युनल टेंशन काफी हद तक रुक गई। ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन भारत में इसका रेट काफी कम हो गया था। गांधी की मौत से इन सारी इवेंट्स पर रोक लग गई थी। दूसरा इंपैक्ट प्रो हिंदू पॉलिटिकल पार्टी हिंदू महासभा पर देखने को मिला, जिसको पॉलिटिकल फ्रंट पर काफी नुकसान हुआ। यह इंपैक्ट इतना बड़ा था कि इसके सबसे फेमस लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया था। साथ ही हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप आरएसएस पर भी बैन लगा दिया गया था। गोडसे इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रह चुके थे और गवर्नमेंट ने इनके लीडर्स के सामने बहुत सी शर्तें रखी थी। उन्हें मानने के बाद ही उन्हें जेल से रिहा किया गया था। आरएसएस के लीडर्स ने यह भी समझ लिया था कि इतने बड़े इवेंट के बाद उन्हें कोई भी नेता या पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, और इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि गांधी की हत्या की वजह से 1951 में जनसंघ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनी। गांधी जी की डेथ का असर केवल गोडसे के खेमे पर नहीं पड़ा था, इसका असर हमें भारत के फ्यूचर पर भी देखने को मिलता है। अगले कुछ सालों तक कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में भारत में अपनी सत्ता बनाए रखी, जिसमें नेहरू खुद 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। और यह बात तो आप समझ ही सकते हैं कि भारत के एक हिस्से में नेहरू की सोशलिस्ट पॉलिसीज का असर भी इसी टाइम में स्थापित हुआ। इन 3 एपिसोड से
बहुत से लोगों को लग सकता है कि केवल गोडसे ही ऐसे हिंदू लीडर थे जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट तरीके से अपने इस एजेंडे को अंजाम दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इतिहास की गलियों को थोड़ा और छाना जाए तो हमें पता चलेगा कि गोडसे की सोच उस समय के मेजॉरिटी हिंदू लीडर्स की आवाज थी, और इनमें से कुछ तो कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी थे। फर्क इतना था कि उनकी आवाज ने गोडसे की तरह हथियार नहीं उठाए। गोडसे ने एक ऐसे इंसान की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाई थी जिन्होंने पार्टीशन के वक्त करोड़ों को यह आश्वासन दिया था कि इस इवेंट से उनकी जिंदगी और खुशहाल होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पार्टीशन के वक्त लाखों ने अपनी जान गंवाई और गांधी के वादे केवल वादे बनकर रह गए, लेकिन इन करोड़ों लोगों ने यह नहीं सोचा था कि इस मुसीबत का सलूशन गांधी की मौत है। क्रिटिसिज्म और मर्डर में कोई जरूरी रिलेशन नहीं होता, लेकिन 30 जनवरी 1948 को यही हुआ था। गोडसे के अलावा गांधी के बहुत सारे क्रिटिक्स थे और हर किसी ने उनके खिलाफ अपने अपने तरीके से खुद की बात रखी थी। इसमें सबसे प्रमुख श्री औरबिंदो और B.R. अम्बेडकर हैं। औरबिंदो मानते थे कि गांधी सीरियस मुद्दों पर अजीब बातें करते थे, जबकि अम्बेडकर ने गांधी के ऊपर मुस्लिम पक्षधर होने का आरोप लगाया था। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी केवल एक सपना है और गांधी इसे केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो अम्बेडकर गोडसे की कई बातों से सहमत थे। औरबिंदो और अम्बेडकर दोनों ही गांधी की अहिंसा की पॉलिसी से हटकर एक रियलिज्म की पॉलिसी एडवोकेट करते थे, जिससे असल जिंदगी में ठीक फैसले लिए जा सकें। एंड में ऑथर गोडसे के अंतिम रिप्लाई को हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि गांधी अक्सर सच्चाई से हटकर एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहना पसंद करते थे और ये उनके पॉलिटिकल और पर्सनल करियर में कई बार देखा गया था। गांधी को फॉलो करने वाले लोगों ने अपने मास्टर की गलतियों को गलत कहने में कई बार चुप्पी साधी है, और उनमें से बहुत से लोग आज भी गोडसे की उस स्पीच से उभरे सवालों से बचते हैं। ऑथर मानते हैं कि गांधी की नॉन वायलेंस पॉलिसी का रेडियस काफी छोटा था और ये उन्हीं लोगों पर असर डालता था जो उनके कल्चरल और मॉरल सराउंडिंग्स में आते थे। साथ ही गांधी की अहिंसा की पॉलिसी को भारत की आजादी में हद से ज्यादा क्रेडिट दिया गया है, और लोग ये भूल जाते हैं कि आजादी में बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे। गांधी की मुस्लिम अपीसमेंट और हिंदू वेलफेयर को नजरअंदाज करने वाली पॉलिसी को हम पहले भी करीब से समझ चुके हैं। बहुत से लोग आज भी गांधी और उनके आदर्शों को डिफेंड करते हैं, जो कि कुछ हद तक गलत और कुछ हद तक सही है। उसी तरह से बहुत से हिंदू लीडर्स गोडसे की पॉलिसी की तारीफ करते हैं, लेकिन उसी तरफ उनके द्वारा गांधी की हत्या से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। आज के समाज में हमें समझना होगा कि कोई भी जीवित इंसान हीरो नहीं होता। हम सब में खामियां हैं और उन्हें ठीक तरह से समझना हम सब की जिम्मेदारी है।